आफ्टरनून। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर 15 लीडिंग जजमेंट्स जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने लैंडमार्क छोड़े। 75वीं वर्षगांठ पर, भारत की 75वीं वर्षगांठ पर हमने अनाउंस किया था कि हम 75 लीडिंग जजमेंट्स, 75 लीडिंग जजमेंट्स जिनमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड डॉक्ट्रिन्स जिन्होंने लीड किया इंडिया में कुछ नए लेजिस्लेशंस के लिए, उन केसेज को हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से। हम उन केसेज को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की लाइट में बताएंगे और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सेशन है जो 15 दिन चलेगा, हर दिन हम 5 जजमेंट लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और उन पर जितना भी जरूरी है अवेलेबल कंटेंट और जो जुडिशरी के लिए और इवन आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईएएस के एस्पिरेंट्स के लिए भी उन्हें जानना चाहिए, समझना चाहिए, उसकी इंसाइट उन्हें पता होनी चाहिए कि ऐसा जजमेंट क्यों, कब और कैसे हो। ये शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी ब्रीफ बैकग्राउंड दूंगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की फ्रेमिंग की, प्रीएम्बल की और इसके बेसिक फीचर्स। उसके बाद मैं आपको वो लिस्ट बताऊंगी जिस लिस्ट में हम ये बताएंगे कि वो कौन सी जजमेंट्स हैं जिनको हम 5-5 करके टेकअप करेंगे 15 दिन में। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 75 जजमेंट्स जब तक कंप्लीट होंगी, 75 जजमेंट्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ना सिर्फ ओवरव्यू मिल जाएगा बल्कि उसके स्पेसिफिक फीचर्स, उसके स्पेसिफिक प्रोविजंस के बारे में हमारी इंसाइट भी क्लियर होगी। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही सही, पर मेरा ये मानना है कि बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया हम सबको जानना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों और कैसे बना, उसका विजन क्या था, उसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स एनाउंस किए गए, इनिशिएट किए गए और अनाउंस किए। तो हम थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग का, प्रीएम्बल का और कुछ जरूरी बातें जो हमें जजमेंट्स के बारे में जानने से समझ देंगे, उस तरह की अंडरस्टैंडिंग पैदा करेंगे। हम सबसे पहले जाएंगे फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें जब तक कॉन्स्टिट्यूशन की ब्रीफ हिस्ट्री नहीं पता चलेगी, किस बैकग्राउंड में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, उस वक्त इंडिया की क्या पोजीशन थी, इंडिया ने क्या क्या फेस किया और फ्रेमिंग के वक्त क्या क्या सिचुएशंस थी, तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि जो विजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला वो क्यों डाला, जो उसके अंदर प्रिंसिपल्स डाले वो क्यों डाले। तो हम थोड़ा सा जानेंगे फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपका कैबिनेट मिशन प्लान से शुरू हो और ये 9 दिसंबर 1946 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग की नींव रखी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए आगे बढ़े ताकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
बन सके। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 295 मेंबर्स के साथ फ्रेम कॉन्स्टिट्यूट होनी थी। हम इसे आगे से सीए बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, क्योंकि ये वर्ड हम जब अपनी जजमेंट्स करेंगे तो हमारे बीच बीच में आएगा, तो हमें पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ये क्यों इंपॉर्टेंट है जाने। 295 मेंबर्स के साथ इसका कॉन्स्टिट्यूशन होना था। इनडायरेक्ट इलेक्शन से इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, जिसमें 211 मेंबर्स कांग्रेस से थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और 73 मेंबर्स मुस्लिम लीग से जो इलेक्ट हो गए। प्लीज रिमेंबर, Constituent Assembly was an elected body. It was constituted through indirect elections, जिसमें टोटल मेंबर्स जो रखे थे वो 295 की रखी थी प्रोविजन, जिसमें 211 इंडियन नेशनल कांग्रेस से आए और 73 मुस्लिम लीग से आए। और आप ये अगर टोटल करेंगे तो इस हिसाब से जो बाकी सीटें हैं 11 सीट्स, 72 मेंबर्स, और जो 12 सीटें थी वो वैकेंट। अब जैसा कि हम ये देख रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी 1946 में, और हमारा देश कब आजाद हुआ? 1947 में, 15 अगस्त को। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ब्रिटिश इंडिया द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूट की गई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और जिस वक्त ये कॉन्स्टिट्यूशन इसका किया गया उस वक्त ये सॉवरन बॉडी नहीं थी, राइट? इट वाज नॉट ए सॉवरन बॉडी। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि इफ दिस वाज नॉट ए सॉवरन बॉडी तो ये किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे फ्रेम करेंगे, कैसे इसको हम इंडिपेंडेंट इंडिया का रूल बुक मानेंगे, रूल बुक ऑफ गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रूल बुक ऑफ गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा पास किया उस वक्त, क्योंकि इंडिया पर डोमिनेंस ब्रिटिश रीजन का था। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया, जिसके थ्रू इंडिया को 2 टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया, पाकिस्तान एंड इंडिया, हिंदुस्तान। यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से इंडिया को इंडिपेंडेंट किया गया, लेकिन 2 कंट्रीज के रूप, और 2 कंट्रीज के रूप में जैसे ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंट हुई, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी जो कि 1946 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, वो सॉवरन बॉडी बन गई इन 1947 आफ्टर 15th of August। दिस बिकेम सॉवरन बॉडी। यानी कि
जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ 26 नवंबर 1949. It had taken 2 years, 11 months, 18 days, means about 3 years. और ये इनफोर्स हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम अपना रिपब्लिक डे कहते हैं. यानी कि जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, उन्होंने पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो चल रहा था, जो भी प्रोग्रेसिव कंट्रीज थी, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज थी, डेवलपिंग कंट्रीज थी, अनडेवलप्ड कंट्रीज थी, उन सब के सारे रूल बुक को पढ़ा, जो उसमें बेस्ट फीचर्स थे वो लिए, और बहुत ही ध्यान से इंडिया की सर्कमस्टांसेस में इंडियन सॉइल पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया. इस बैकग्राउंड की बहुत जरूरत पड़ेगी जब हम जजमेंट्स की इंटरप्रिटेशन करेंगे. हम ये बताएंगे कि इस जजमेंट में ऐसा क्यों आया, राइट? तो हम ये देखते हैं कि ये हमारी है फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल पर थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि प्रीएम्बल जो है वो इस रूल बुक का प्रीफेस है, विजन है, मिशन है, विजन स्टेटमेंट है, जो ये बताता है कि हमें कंट्री को कैसा बनाना है, हमने इसके सिटीजन्स को क्या क्या प्रोक्योर कराना है, हमने कंट्री में क्या क्या चीज क्रिएट करनी है, हम कैसा देश चाहते हैं, राइट? तो अब हम देखेंगे प्रीएम्बल. जो मैंने बात कही है वो कितनी प्रूव होती है इस बात से. अगर हम प्रीएम्बल शुरू करते हैं तो वी से करते हैं, यानी कि वी से ही पता चलता है कि सभी लोगों ने मिलकर इसको वी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, दैट वाज रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ वी, ऑल पीपल ऑफ इंडिया. और जब ये सोवरेन बन गई आफ्टर 15 अगस्त 1947, वी इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ, एट दैट टाइम वी वर नॉट गुलाम, हम इंडिपेंडेंट लोग थे. तो हम क्या करते हैं, वी, हु वी, पीपल ऑफ इंडिया. यानी कि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, डिसीजन मेकिंग पर्सन कौन है, किंग कौन है इंडिया का, पीपल, पीपल ऑफ इंडिया, ऑल पीपल ऑफ इंडिया. अब सारे लोग पीपल कैसे उस कंट्री को गवर्न करेंगे, उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला अडॉप्ट किया पॉलिटिकल थियरी के थ्रू, कि वो डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ पॉलिटी को अडॉप्ट, यानी कि सभी लोग मिलके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनेंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑन देयर बिहाफ विल रूल एंड गवर्न द कंट्री. तो इस वी पीपल ऑफ इंडिया से ये समझ में आता है कि हम डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करने जा रहे हैं. सभी लोग मिलकर उस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, वी पीपल ऑफ इंडिया, इसलिए मैंने पीपल को अंडरलाइन किया, राइट? क्या करना चाहते, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, इंडिया को कैसा बनाना है. मैंने बताया इट इज ए विजन स्टेटमेंट. इंडिया को कैसा बनाना चाहते हैं, सोवरन. सोवरन क्यों? क्योंकि हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आया वो किस भूमि में आया, जब हम गुलाम थे. ब्रिटिश पावर सिटिंग एट इंग्लैंड, इन ब्रिटेन, was deciding our fate.
सबसे पहली जरूरत क्या थी कंट्री के लिए? सोवरेंटी. सोवरेंटी इज एन अथॉरिटी टू डिसाइड all the issues, whether it is external or internal. Its relations to everybody, right? तो ये हमारे लिए सबसे पहला था. कंट्री को हमें क्या बनाना है? सोवरेन. उसके बाद डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक मैंने आपको बताया कि सभी लोगों ने मिलकर अपनी कंट्री चलानी है, कोई दूसरा बंदा नहीं चलाएगा, ना ही कुछ फ्यू पीपल चलाएंगे. वी अडॉप्टेड ए सिस्टम जहां की हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम से हम गवर्नमेंट चलाएंगे. फिर है रिपब्लिक. रिपब्लिक किस लिए? हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हमारी रूल बुक होगी, हम उसे अडॉप्ट करेंगे, उसके हिसाब से हमारी कंट्री चलेगी. एंड वी वुड हैव द कंप्लीट अथॉरिटी टू डिसाइड अबाउट अस. और हमारा जो हेड होगा वो चाहे हेड ऑफ स्टेट हो या हेड ऑफ नेशन हो, वो क्या होगा? इलेक्टेड होगा. यानी कंट्री को जो गवर्न करेंगे लोग वो भी इलेक्ट होकर आएंगे. सभी लोग मिलकर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजेंगे और जो हेड करेंगे वो भी इलेक्टेड लोग होंगे, नॉमिनेटेड या डायनेस्टी से नहीं आएगी. ब्रिटिश इंडिया was governed by British Parliament, British government. That is a democratic country, but that has a dynastic head of nation, queen and king. But we had not adopted that. तो ये तीन चीजें हमारी कंट्री के लिए उस वक्त इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए इन तीन चीजों को डाला. और जैसे जैसे हमने डेवलप किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे जैसे हमने उसको वर्कआउट किया, जैसे जैसे हमने उसमें काम करना शुरू किया, 1976 72 से 76 की बात करेंगे, हम जब 42nd अमेंडमेंट तक पहुंचे तो हमने इस कंट्री के लिए दो और वर्ड ऐड किए अपने प्रीएम्बल में, सोशलिस्टिक, सोशलिस्ट एंड सेकुलर. तो आप ये समझ सकते हो कि ये दो वर्ड हमारे इंडिपेंडेंस के बाद, इतने साल काम करने के बाद, 20-25 साल काम करने के बाद हमें समझ में आया कि ये भी जरूरी है. सेकुलर इसलिए बिकॉज बहुत सारे धर्म थे और धर्म के आधार पर इस कंट्री में इंडिया को दो हिस्सों में, दो कंट्रीज में डिवाइड किया गया था जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, हिंदू और मुस्लिम. तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था इस कंट्री के लिए, इसके सर्वाइवल के लिए, इसकी मजबूती के लिए. सोशलिस्ट, ये देखा गया कि हमारी कंट्री में गुलामी काफी लंबे समय तक रहने की वजह से ऐसे तत्व हैं कि हम कंट्री के इकोनॉमी को फ्यू कैपिटलिस्टिक लोगों के को नहीं दे सकते. वी वांटेड ए वेलफेयर स्टेट, वी वांटेड द सोशल लेजिस्लेशंस, वी हैड टू वर्क विद सोशलिज्म. सोशलिज्म मीन इन बिटवीन कैपिटलिज्म एंड मार्क्सिज्म. ओके, हम मिडवे में हैं. तो हमें ये दो पॉइंट भी ऐड करने पड़े, इसीलिए हम इसको गोले में लगाते हैं क्योंकि ये हमारे अमेंडमेंट से है. ओके, तो हमें कंट्री कैसी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रीएम्बल? सोवरन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेकुलर एंड रिपब्लिक. और हमें सिक्योर क्या करना है इसके सिटीजन्स के लिए? टू सिक्योर, एंश्योर फॉर इट्स सिटीजन्स. क्या चाहिए हमें सिटीजन्स के लिए? हमने जब ये डिसाइड कर दिया कि हमारी कंट्री कैसी होगी, तो हमें देखना है सिटीजन्स को हमें क्या देना है? जस्टिस. जस्टिस भी किस तरह का? पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक.
ओके, ये तीनों चीजों के देखने से आपको ये पता चल गया कि ऊपर जो हमारे 5 हैं, हमने ऐसी कंट्री क्यों चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए था, सिटीजन के लिबर्टी। लिबर्टी वॉज ए कॉन्सेप्ट जो एक गुलाम देश को सबसे ज्यादा समझना है। एक ऐसा देश जिसके ऊपर दूसरी कंट्री प्रीडोमिनेंस कर रही है, कितना बोलना है, कितना करना है, क्या बिजनेस करना है, कहाँ जाना है, क्या काम करना है, कैसे रिलेशंस रखने हैं, क्या एजुकेशन होगी, एवरीथिंग वाज टू बी controlled by other people. A country that was having a different perspective of life, different living style, different language, different culture, different religion, that was ruling and governing. तो उस समय सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की थी लोगों के लिए? सबसे पहले जस्टिस, क्योंकि उन्हें जस्टिस नहीं मिल रहा था। जस्टिस भी पॉलिटिकल, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, सोशल, सोसाइटी में पूरा रोल, एंड इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्था में, मनी फ्लो में कंप्लीट पार्टिसिपेशन, कंप्लीट सेटिस्फेक्शन। उसका चाहिए थी लिबर्टी। ये जो एक एक वर्ड प्रियम्बल में रखा गया है, ये बहुत सोच समझ के रखा गया है। इट इज ए विजन स्टेटमेंट, इट इज ए मिरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम जब जजमेंट्स चेक करेंगे तो हम जजमेंट में देखेंगे कि ऐसी जजमेंट क्यों हुई है, और एक जजमेंट जो पहले हो गई वो बाद में जजमेंट ओवररूल क्यों हुई, किन परिस्थितियों में हुई, हम यहां से चले और यहां क्यों पहुंचे, क्या क्या हमारे लिए बेसिक था, क्या क्या चीजें हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, क्या क्या चीज हम नहीं कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हमारी जिंदगी के लिए, हमारी सिटीजन्स के लिए जरूरी हैं। तो लिबर्टी, और लिबर्टी भी किस तरह की, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। सी, लिबर्टी भी डिफाइंड है, लिबर्टी वर्ड को भी क्लियर किया गया। लिबर्टी हमें किस किस तरह की चाहिए, थॉट की, हम जो मर्जी सोच रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, हमारे थॉट पर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। हमारे एक्सप्रेशन की, हम क्या बोलेंगे, क्या समझेंगे, हमें सही लग रहा है नहीं लग रहा है, अपनी सही बातें व्यक्त करना है। बिलीफ, हमने किस देवता को बिलीव करना है, किस सिस्टम को बिलीव करना है, किस इंस्टीट्यूशन को बिलीव करना है। फेथ, हम किस तरह का फेथ रखते हैं, नोबडी शुड कंट्रोल। आप अंग्रेजी पढ़ोगे कि हिंदी पढ़ोगे, आप गिरजा में जाओगे या आप मस्जिद में जाओगे या आप मंदिर में जाओगे पूजा के लिए, किस तरीके से करोगे, किस तरीके से शादी होगी, किस तरीके से ये होगा, ये सब चीजें हमारे को किसी दूसरे के द्वारा कंट्रोल नहीं चाहिए। वी वांटेड लिबर्टी। देन वर्शिप, हम जैसे मर्जी पूजा करें, जो मर्जी हमारा तरीका, राइट। और फिर हमें क्या चाहिए था, इक्वलिटी। ये तीनों चीजें ब्रिटिश इंडिया जब थी एब्सेंट थी, इनकी कमी को महसूस किया, इसकी गर्मी को, इसकी हीट को, इसके वायलेंस को महसूस किया इंडिया के एक एक व्यक्ति ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बैठे हुए लोग थे उन्होंने महसूस किया, और पूरे वर्ल्ड में जो बेसिक फीचर्स हैं, जो जरूरी फीचर है, जो सिटीजन्स के लिए बहुत जरूरी है, उसको महसूस किया, तब ये डाला। और इक्वलिटी कैसी चाहिए हमें, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि हमें स्टेटस भी इक्वल मिलना चाहिए और अपॉर्चुनिटी भी इक्वल मिलनी चाहिए, राइट। उसके बाद हमें प्रोमोट क्या करना है, टू प्रोमोट फ्रेटर्निटी, बिकॉज इसी की सबसे ज्यादा कमी, इस फ्रेटर्निटी की कमी की वजह से वी गॉट इंडिया इनटू टू पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर हमें मजबूत रखना है कंट्री को, अगर हमें जोड़े रखना है, जहां इतनी सारी मल्टीपल चीजें हैं, धर्म अलग है,
भाषाएं अलग हैं, रीजनल डिफरेंसेज हैं, बहुत कुछ है। वहां हमें फ्रेटर्निटी की सबसे ज्यादा जरूरत है। और फ्रेटर्निटी किस चीज की चाहिए? डिग्निटी चाहिए, डिग्निटी। डिग्निटी किसकी? इंडिविजुअल की डिग्निटी। और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बना उस वक्त, और जब इंग्लिश रिजिम आया, ब्रिटिश रिजिम आया, उस वक्त भी हमारे यहाँ प्रिंसली स्टेट्स थी, अलग अलग राजा, अलग अलग हिस्से, हर एक का अपना अपना स्टाइल, हर एक की अपनी अपनी सेना। तो ये जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, लीगल हिस्ट्री है, वो हमें बताती है कि हमें कैसी कंट्री बनानी है, लोगों को क्या देना है, और देश के अंदर क्या प्रमोट करना। ये सारी चीजें जान, इन सारी चीजों का एम लेकर, टारगेट लेकर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अडॉप्टेड, अडॉप्ट, प्रिपेयर, अडॉप्ट एंड enact and surrender ourselves to this constitution, जो कि कब इनेक्ट हुआ? 26 नवंबर 1949। इस दिन, जिस दिन ये इनेक्ट हुआ, जिस दिन ये हुआ, उसको हम अडॉप्ट करते हैं, और अपने आप सभी लोग, हम सारे पीपल अपने आप को सरेंडर करते हैं टू दिस पेपर, दिस डॉक्यूमेंट। यानी कि हम कुछ नहीं है, सब कुछ हम बना रहे हैं, सब कुछ हम हैं, डिसीजन हमारे होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन हमसे भी ऊपर है क्या? दिस सैक्रेड डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वी सरेंडर आवरसेल्व्स टू दिस पेपर बुक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, दिस पेपर बुक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सभी लोगों ने क्या कहा कि हम इसको इनेक्ट करते हैं और ये करते हैं। अब इसके साथ हम आगे चलते हैं कि गवर्नमेंट कैसी है, इसका स्ट्रक्चर फेडरल होगा या यूनिटरी होगा? यूनिटरी होगा। इन दोनों के मिक्स में होगा, ये हमने अडॉप्ट किया। स्ट्रक्चर फेडरल होगा, लेकिन फीचर्स जो हैं वो यूनिटरी होंगे। ये सब चीज हम जान लेंगे तो हमें पता चलेगा कि जजमेंट्स जो है, लीडिंग जजमेंट्स, वो क्या और क्यों क्या, राइट। तो हमारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, जस्टिस के लिए और लिबर्टी इक्वलिटी के लिए क्या बनाया? पार्ट 3, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फेडरल स्ट्रक्चर था, तो हमारी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को सेटल किया गया। यूनियन गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है सेम स्टेट गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होगा। तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पढ़ते हैं। इनके अपने विषय कैसे डिवाइडेड होंगे, वो किस तरह से काम करेंगे, उसके लिए लिस्ट 1, 2 एंड 3 बनाई गई। 1 पे यूनियन काम करेगी, स्टेट पर काम करेगी, और 3rd में दोनों करेंगी। इन लिस्ट में शेड्यूल 7 में ये डिवीजन किया गया लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के लिए, ताकि किसी तरह का कोई झगड़ा ना हो। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ए डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, written constitution, writing each and every rule of governance and working and conduct। तो यहां हमने फंडामेंटल राइट्स दिए पार्ट 3 में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए पार्ट 4 में, और किस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को हम यूनिटी और इंटीग्रेट ध्यान रखते हुए, फ्रेटर्निटी ध्यान रखते हुए
कितने स्टेट्स रखेंगे, कितने यूनियन टेरिटरी रखेंगे, उनकी क्या लैंग्वेजेज होगी, इनके लिए शेड्यूल्स बनाए। इंडिविजुअल की डिग्निटी और इनके प्रोटेक्शन के लिए जुडिशरी क्रिएट की गई एज ए प्रोटेक्ट बॉडी, जिसको जुडिशियल रिव्यू पावर दी गई। और इसके साथ इस जुडिशरी को इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ चलाया गया। इन सारी चीजों को जो भी प्रियम्बल में लिखी हैं उन्हें बेसिक स्ट्रक्चर माना गया कि ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आप टच नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर थियरी आई। अब बड़ा सा क्वेश्चन मार्क हुआ, क्या क्या जो आज बन गया वो हमेशा वही रहेगा? नो, विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी करना है, तो अमेंडिंग पावर भी दी गई टू मेक इट लाइव। अमेंडिंग पावर अंडर 368 आर्टिकल टू मेक इट लाइव। इसको डेड डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते हैं ना, विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। जैसे मैंने बताया कि सर्कमस्टांसेस को देखते हुए दो वर्ड इसमें ऐड किए गए, दो वर्ड ऐड किए गए अमेंडमेंट से, 42nd अमेंडमेंट से। तो इससे ये बात तो पता चल गई कि प्रियम्बल भी अमेंड हो सकता है, और जब प्रियम्बल अमेंड हो सकता है तो सीधी सी बात है, इट प्रियम्बल वॉज मेड ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम अपनी जजमेंट देखेंगे, एक जजमेंट में शुरू में अप्रोच था कि प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता। कुछ समय के बाद जैसे जैसे हम चलते गए हमें पता चला अमेंडमेंट जरूरी है, तो उसको ओवररूल हुआ, प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन किस एक्सटेंट तक? बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं। तो इस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर थियरी है। तो जब मैं जजमेंट्स बताऊंगी आपको, तब आपको ये पता चलेगा कि ये बातें हमने क्यों बताई हैं, किस तरह से हमारा, तो हमारा जैसे फेडरल स्ट्रक्चर और यूनिटी स्ट्रक्चर का मिक्स है, जैसे हमारा कैपिटलिस्टिक और मार्क्सिज्म के बीच में है सोशलिस्ट, इसी तरह से अमेंडमेंट प्रोविजंस ये बताते हैं कि ये फ्लेक्सिबल और स्टैटिक उसके बीच का है। ना तो इतना फ्लेक्सिबल है कि आप जब मर्जी अमेंड कर लीजिए, जो चाहो वो बना दो, रोज रोज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिठाओ और रोज चेंज करो, और ना ही इतना स्टैटिक है कि हम इसे कभी चेंज ही नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें, ये हमारे विजन है, ये हमारी अब तक की डेवलपमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है जो समय समय पर आया है, और इसके साथ अब हम चलेंगे अपनी यात्रा पर 75 जजमेंट्स, लीडिंग जजमेंट्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हम आपको बताएंगे कि कुछ जजमेंट्स का हवाला देंगे आज, और कल से हम आपको 5वां जजमेंट लेकर उनके बारे में पूरा ब्यौरा देंगे। और 5 जजमेंट्स वो लेंगे जिनके साथ और जजमेंट या तो ओवररूल हुई है या उनके उन्हीं प्रिंसिपल्स पर बनी है, और क्या क्या उनमें चेंजेस आए हैं उसको हम बीच बीच में डिस्कस करेंगे। राइट, तो हम वो सारे के सारे जजमेंट्स को टेकअप करेंगे। आज हम आपको कुछ जजमेंट्स का हवाला देके बताएंगे कि जजमेंट्स, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए कितना पावरफुल। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जुडिशरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट करती है वो मानी जाती है ब्रिटिश, यूके। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही छोटा है,
और वो अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं. Some documents, some papers, they all combinedly become the constitution of that country. And by way of interpretation by the judiciary, these principles are being developed. जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, आर्टिकल 21. उसके बाद जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के लिए जो फेमस है वर्ल्ड में, वो है यूएस का कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दैट लैंड. वहां भी बाय वे ऑफ इंटरप्रिटेशन, बाय वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बहुत डेवलप हुआ है. जो कॉन्स्टिट्यूशन था और जो कॉन्स्टिट्यूशन आज है, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स हैं, वो डेवलप हुआ. एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. आर्टिकल 21 हमारे यहाँ पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ का प्रोटेक्शन, और इसमें एक वर्ड है, नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ life and personal liberty except procedure established by. यही प्रोविजन हम, जो मैंने दोनों कंट्रीज आपको बताई है जहां कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट थ्रू जुडिशरी होती है, वहां इस इतने बड़े वर्ड को लिखा हुआ है, एक्सेप्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ. ड्यू प्रोसेस, यहां हम लोगों को ड्यू प्रोसेस जो वर्ड था वो थोड़ा वेग और आर्बिट्ररी लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रेमवर्क. तो उन्होंने स्पेसिफिकली कर दिया, ड्यू प्रोसेस का मतलब प्रोसीजर होना चाहिए एस्टेब्लिश बाय लॉ और लॉ होना चाहिए. जैसे लाइफ आपकी प्रोटेक्टेड है, नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ, बट अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने किसी की लाइफ ले ली, तो उसकी लाइफ लेने का स्टेट को हक है अंडर सेक्शन 300 आईपीसी. दिस इज द लॉ. और प्रोसीजर क्या है? थ्रू ट्रायल ऑफ सीआरपीसी, प्रोसीजर लॉ. तो यहां इस कंट्री में ये माना गया फंडामेंटल राइट लिखते समय कि वी नीड द कंप्लीट प्रोसीजर, कंप्लीट लॉ फॉर अचीविंग लाइफ और पर्सन. हम इसी तरह से देखेंगे कि एनवायरमेंटल लॉ, और ये बहुत सारी जजमेंट्स में आया है. इसमें लीडिंग जजमेंट्स बहुत सारी हैं. मेनका गांधी केस को हम डिस्कस करेंगे. मेनका गांधी केस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत. इस केस में राइट टू गो अब्रॉड was considered as personal life, right to personal life, personal liberty. The passport of Menka Gandhi was impounded by the passport authority. She was stopped to go abroad. She challenged it by way of writ. Her question was
that she was deprived of her personal liberty, and second point was she was not given odi altum partum, right of hearing. The court, after the Honorable Supreme Court, after hearing it at length, it is a voluminous judgment, gives so much of impact on constitutional law and administrative law, announced that impounding of passport was bad in law and violates fundamental right under Article 21. Also that she was not given hearing, and before condemnation, odi altum partum means before condemnation of anyone, you have to give the hearing. Post decisional hearing was allowed to her. This is a concept of administrative law. Hearing includes post decisional hearing. Even decision लेने के बाद भी आप hearing दे सकते अगर नहीं दिए. इसी तरह से ऑन एनवायरमेंट, आर्टिकल 21 को एनवायरमेंट को भी राइट टू लाइफ का पार्ट माना गया कि लाइफ कॉन्सेप्ट जो है, अगर लाइफ के लिए सिटीजन्स को ऐसा एटमोस्फियर दिया जा रहा है, ऐसा एनवायरमेंट दिया जा रहा है कि उसकी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है. कोरोना टाइम में, कोविड टाइम में आपने देखा, लाइफ इंक्लूड्स दी क्लीन एयर, ऑक्सीजन. पॉइजनस गैसेस से साफ, उसकी एब्सेंस, ऐसी एयर, ऐसा वाटर, ऐसा स्पेस, ऐसी अर्थ जो पोल्यूशन फ्री हो, लाइफ के लिए जरूरी है. एंड दिस वाज डन इन एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. These are the leading judgments. हम इसी तरह से सारी लीडिंग जजमेंट्स, 75 लीडिंग जजमेंट्स को चुनेंगे और वन बाय वन आपको बताएंगे और ये बताएंगे कि किस ढंग से और क्यों और कब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को डेवलप किया, कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रॉड किया और कॉन्स्टिट्यूशन की विंग्स को खोला, उसके अंदर लिखे हुए वर्ड्स को इंटरप्रिटेशन देके एयर दी, so that the words can work, they can be live. इसी सीरीज में अगर हम देखेंगे बचन सिंह केस, बचन सिंह केस, this was a case where capital punishment was discussed. Capital punishment was discussed. Capital punishment means फांसी. एक तरफ लाइफ है, प्रोटेक्शन है आर्टिकल 21 की, जो कहती है नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ, किस चीज के लिए, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी. मैंने आपको लाइफ के एग्जाम्पल बताए,
Life includes clean environment, personal liberty includes right to go abroad. मेनका गांधी केस. अब हम देखेंगे बचन सिंह केस. प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज ओके. 300 सेक्शन 300 आईपीसी सीआरपीसी जो ओके, पूरा ट्रायल हुआ बहुत बढ़िया. पर क्या फिर भी हम किसी की लाइफ ले सकते हैं बाय हैंगिंग हिम टिल डेथ? Even after conviction, going to the conclusion that death punishment, capital punishment is required in this case. बचन सिंह case was the case where it was discussed कि क्या capital punishment बर्बरिक नहीं है. हम हैमोराबियन सोसाइटी पर नहीं जा रहे हैं. किसने किसी को मार दिया तो उसको मार दो, स्टेट को राइट है उसको मारने. सपोज आफ्टर हिज डेथ हैंगिंग we come to know that he was innocent, then can we take his life back? This was a big question mark for capital punishment, against capital punishment. So in Bachan Singh's case, this was discussed and it was observed. It was decided. A doctrine of rarest of rare cases was developed by Honorable Supreme Court in Bachan Singh's case. Rarest of rares. This was the doctrine developed. Okay. 300 में 300 आईपीसी में सेक्शन 300 आईपीसी में if a person is convicted for murder and we go to the conclusion that capital punishment should be given to him, then also we have to judge the circumstances while sentencing him for hanging to death as to whether ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस की कैटेगरी में आता है कि नहीं. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट while interpreting the constitution, developing the constitutional law, enunciating the principles of law as well as of constitutional law, has taken care of so many words, so many concepts and phrases while deciding such leading cases which even hold good today after 75 years of our independence. So we will take up such like cases. Now we will go for another case of the similar nature. That is a big case, big leading case for everybody to know, Keshwanand Bharti case. It has a complete constitutional history of cases, starting from Shankari Prasad. Golaknath. Then going through so many cases and then to Keshwanand Bharti case. इस केस को हमने स्पेसिफिकली इसलिए बड़ा सा बता रहे हैं, बहुत लीडिंग केस है, बिकॉज इट हैज डेवलप्ड द थियरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको प्रीएम्बल में बताया. प्रीएम्बल में दिए हुए जितने भी वर्ड्स थे, हमें कंट्री कैसी बनानी है, सिटीजन कैसे लाने हैं, फ्रेटर्निटी कितनी डालनी है, क्या क्या चीजें हमने इनिशिएट करनी है, किन की चीजों को हमने डेवलप करना है, उस विजन के लिए जो भी कुछ डला हुआ है वो बेसिक स्ट्रक्चर है. बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी वाज evolved in Keshwanand Bharti case. It has a long history of constitutional cases, leading cases. The basic question came before this was right to property.
fundamental right. It is not now right to property is not a fundamental right. मैंने आपको बताया था जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था 75 केसेज के लिए, आज या हम उन केसेज को टेकअप करेंगे जिन्होंने सिस्टम बदले, जिन्होंने प्रिंसिपल्स बदले, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एक नई इंटरप्रिटेशन दी है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स बनाए हैं, थंबिंग प्रिंसिपल्स। तो केशवानंद भारती केस इज वन ऑफ द केसेज जिसे जुडिशरी हो या आईएएस हो या कोई भी ए ग्रेड सर्विसेज के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन्हें जानना ही होता। इस केस को हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी बोलते हैं। बहुत सारी नर्व्स इसमें से जाती है, ब्लड सर्कुलेशन रिसर्कुलेशन इसके थ्रू होता है, and it is being referred almost every day in the cases, right? It was to discuss right to property. Right to property was to be abrogated. It was questioned. बहुत सारे एक्ट, लैंड एक्विजिशन, जमींदारी एबोलिशन, इस तरह के बहुत सारे एक्ट थे, वो अंडर द लेंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट थे। बहुत सारी लाइक दिस। द बेसिक क्वेश्चन वाज, जिनके पास ज्यादा जमीनें थी और जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं थी, क्वेश्चन वाज राइट टू इक्वलिटी। इक्वल स्टेटस, इक्वलिटी क्या थी, हमारे को इक्वलिटी क्या चाहिए थी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ स्टेटस। ऐसी सोसाइटी जिसमें गांव में एक जमींदार है जिसके पास पूरी गांव की जमीनें हैं और बाकी सारी प्रजा है जिनके पास एक भी जमीन नहीं। इस तरह के बहुत सारे सोशल लेजिस्लेशन, ऑल दीज लेजिस्लेशंस वर सोशल लेजिस्लेशन। और मैंने आपको क्या बताया था कि 42nd अमेंडमेंट में सोशलिस्ट वर्ड क्यों जोड़ा गया। बेसिकली इसी कहानी की बेस से शुरू हुई वो कहानी। बहुत सारे सोशल लेजिस्लेशन जिनमें कि जस्टिस, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड लिबर्टी ऑफ थॉट, ये तीनों ही कॉन्सेप्ट अंडर क्वेश्चन थे, चैलेंज थे। उसके सामने था राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वलिटी ऑन वन साइड। फंडामेंटल राइट हमारे को दे दिए, फंडामेंटल राइट के अंदर अपना एक क्लाइमैक्स क्रिएट हुआ, एक झगड़ा। एक तरफ राइट टू इक्वलिटी है और एक तरफ है हमारा विजन ऑफ इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, दूसरी तरफ है ये सारी सिचुएशन। जिस वक्त हमारे पास ब्रिटिश इंडिया थी, हम लोग ब्रिटिश इंडिया थे, ब्रिटिश रिजिम था, उस वक्त बहुत सारे तमगे क्रिएट कर गए थे। सर, दीवान्स, जमींदार्स, नंबरदार्स, they were to look after so many revenue issues relating to land। और जब आजादी हुई तो पता चला कि देयर वाज ए क्लास ऑफ हैव्स
एंड हैव नॉट्स। एक ऐसी क्लास जिसके पास हैव्स था खूब सारा, और एक ऐसी क्लास जो हैव नॉट्स थे कुछ भी नहीं। ऐसी सिचुएशन में जब फंडामेंटल राइट को व्यू किया गया और ये सोशल लेजिस्लेशंस लाए, तो दीज लेजिस्लेशंस वर क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। और a right to property, how can you take it away? And Article 13 was to be considered. मैंने आपको बताया था 13 क्या है। इट इज ए वेपन जिसके थ्रू जुडिशियल रिव्यू ऑफ ऑल लेजिस्लेशंस होता है बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट to see whether any fundamental right has been violated or not by this legislation. So this was the background जिसमें केशवानंद भारती केस आया और right to property was abolished. With this was also decided, announced, and constitutional law develop हुआ that fundamental rights can also be amended. Okay, so this was a question raised for discussing Article 368 किस एक्सटेंट तक हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। अमेंडमेंट आर्टिकल 13 क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, लेजिस्लेशन को ऐसा लाया जा सकता है, इसके साथ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर थियरी। जब कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें कि सारे लोग अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट, तो क्या उन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव उस डॉक्यूमेंट को टच कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, उनके उन राइट्स को ले सकते हैं जो राइट्स उनको ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है उस डॉक्यूमेंट के अंदर। दिस वाज ए बिग क्वेश्चन। जब हम डेवलप करते हैं किसी चीज को, जब हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उस वक्त हम बहुत सारा विजन रखते हैं, लेकिन जब उस हम डॉक्यूमेंट को वर्किंग पर लाते हैं तब हमें पता चलता है कि सो मेनी डिफिकल्टीज। जैसे डिफिकल्टी ये आई, राइट टू इक्वलिटी को देखें कि राइट टू प्रॉपर्टी को देखें, क्या करें? क्या हम इसको ऐसे ही रहने दें आर्टिकल 13 के फेस पर? क्या कोई भी ऐसा लेजिस्लेशन जो हमारी फंडामेंटल राइट को खा रहा है, टच कर रहा है, उसको हमें हटा देना चाहिए, वॉइड डिक्लेयर कर देना चाहिए, इनऑपरेटिव कर देना चाहिए, एक्लिप्स करना चाहिए? और अगर नहीं, और अगर हमारा डॉक्यूमेंट हमारे सोशल लेजिस्लेशन के रास्ते में आ रहा है तो क्या हमें उसे अमेंड कर देना चाहिए? क्या हमें अमेंडिंग पावर उस पार्लियामेंट को देनी चाहिए जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही एस्टेब्लिश हुई है? सी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, एक कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ, उसके अंदर पार्लियामेंट एक अथॉरिटी आई, क्या वो सेम अथॉरिटी वो वाली प्लेस पर जा सकती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्लेस पर जो उसी डॉक्यूमेंट को टच करे, अमेंड करे? और क्या हम इसको बिल्कुल अमेंड ना करें? अगर हमारी सिचुएशंस डिमांड करें तो क्या हम इसको स्टैटिक डॉक्यूमेंट बना दें? नो, वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट। तो दिस वाज ए बिग क्वेश्चन मार्क जो जगह जगह इन लीडिंग केसेस के अंदर उठता है, और जब हम इनके आंसर्स करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहना चाहिए। बट दीज जजमेंट्स बेसिकली टेल यू कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे वर्किंग कर रहे हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा सेक्रेट डॉक्यूमेंट है वो कैसे कैसे अपनी यात्रा को बढ़ा रहा है। दिस इज बीइंग कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट बाय वे ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट्स का इंपॉर्टेंस ये है। अब हम एक जजमेंट और देखेंगे जिसमें हम जाएंगे लेजिस्लेशन पर, पावर्स को क्वेश्चन करने वाला और न्यू लेजिस्लेशंस लाने वाला, पहले वाले लेजिस्लेशंस को रिविजिट करने वाला, दैट इज रिजर्वेशन।
आप क्योंकि एस्पिरेंट्स हो गवर्नमेंट सर्विस के लिए, तो ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है रिजर्वेशन, और इस पर बहुत लंबी फहरिस्त है जजमेंट्स की। यहां से हम ये रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है किस जजमेंट से शुरू होता है, ये है 1951 में ही उठ गया था, मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराय राजन, मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराय राजन 1951. 1951 was the first year for working of our constitution. 1950 में 26 जनवरी को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया, और जस्ट विद इन 1 year we had to see the question of reservation. लेकिन यहाँ से यात्रा बहुत ज्यादा केसेस की शुरू हुई रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को लेकर, और ये क्वेश्चन जो ए ग्रेड सर्विसेज के लिए या जुडिशियल सर्विसेज के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है रिजर्वेशन, उनके अपने दिमाग में भी। और बहुत बार ये सोचा जाता है कि अगर रिजर्वेशन ना होती तो शायद हम पास हो गए होते, अब रिजर्वेशन तो हम फेल हो गए। रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा वर्ड है जो कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से हमें देखना है, उन केस लॉज में कैसे कैसे डिस्कशन हुए। रिजर्वेशन पर ही हम देखते हैं इंदिरा सानी केस, और ये इंदिरा सानी केस जो आया है ये आया है 1992 में। ये श्रेया सिंगल केस तक जाते हैं जब हम, जो कि 2015 में आया श्रेया सिंगल केस। टू 2015 में आया। इसमें श्रेया सिंगल केस में आर्टिकल 19 भी डिस्कस हुआ, जो रमेश थापर केस में भी डिस्कस हुआ था। और यही रिजर्वेशन का जो हम एस्पेक्ट देखते हैं वो हमारे पास आता है और भी केसेज में। एम नागराज एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एम नागराजन, ये एम नागराजन का जो केस था ये 2006 का है। इसमें एक्सटेंट ऑफ रिजर्वेशन, और अभी हमारे पास जो न्यू केस आया हुआ है जिसमें अभी जो डिसाइड हुआ है 2022 23 EWS 22 रिजर्वेशन ऑफ EWS इकोनॉमिकली वीकवर्ड सेक्शन, रीसेंट जजमेंट। तो आप ये देखिए कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। अब रिजर्वेशन जो है ये आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16 के बीच में, 15 एंड 16 के बीच में बैन कर। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज हमारा प्रीएम्बल कहता है
equality of status and opportunity, आर्टिकल 15 कहता है स्पेशल लॉज पॉसिबल फॉर सम क्लासेस। पहला क्लॉज कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ certain grounds relating to sex, religion and all. आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब क्वेश्चन उठता है वेयर डज रिजर्वेशन स्टैंड? रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन और कास्ट और टेरिटरी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड EWS। तो क्वेश्चन इस बात का उठता है one clause says something, one clause gives you protection, another clause takes this protection. हम यहाँ जब ये सारे केसेस देखेंगे तो इनमें देखेंगे कि इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को कैसे समझा गया है। ऐसे इक्वालिटी जो है वो एक सीधी लाइन है, राइट? अगर कुछ डिग्स हैं, गड्ढे हैं, तो हमें इनको अपलिफ्ट करना है टू गो टू इक्वालिटी, और दिस इज बीइंग डन बाय वे ऑफ रिजर्वेशन टू गिव टू such group, such class, to make them equal। और अगर कहीं माउंट्स हैं, जैसे प्रिंसली स्टेट्स हैं, प्रिंस हैं, जमींदार हैं, रिच पीपल हैं, तो ऐसे लॉज आ सकते हैं जिससे ये डाउन हो जाए, इक्वालिटी के स्टेटस पर चले। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी दैट हैज बीन डिस्कस्ड व्हाइल ग्रांटिंग रिजर्वेशन। और रिजर्वेशन आर्टिकल 16 में स्पेसिफिकली लिखा गया है। इसकी एक्सटेंट क्या है, इसे कितने समय तक रखना है, दैट इज अ सेपरेट इशू। तो हम ये देखते हैं कि हम जो केस लॉ करेंगे, जो हम 75 केसेज करेंगे, लीडिंग केसेज, वो इस लाइन में करेंगे, राइट? इन सारी की सारी के साथ हम अपनी ये यात्रा शुरू करते हैं 75 जजमेंट्स की कॉन्स्टिट्यूशन पर। और किसी तरह की भी किसी को कोई डिफिकल्टी हो, ये क्लासेज फ्री क्लासेज होंगी जो हर एक के लिए अवेलेबल होंगी, और पब्लिश्ड क्लासेज, इसे कोई भी अटेंड कर सकता है। इसके लिए किसी को भी कोई भी खर्चा नहीं है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज मे आस्क। सो थैंक यू फॉर टुडे। वी विल मीट टुमारो with other judgments. Thank you.